हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा शिक्षण के उपागम। संस्कृत और हिंदी का लगभग सेम ही रहते हैं, तो ये दोनों के कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करें। और देखते हैं रीट 2025 के लिए इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको देखने को भी मिलेंगे। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ्य योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में। तो अधिगम की संपूर्णता होती है जो इकाई पाठ्य योजना में, इकाई योजना में होती है। इकाई योजना है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इकाई योजना अर्थ अथवा यूनिट शब्द निहित धारणा ये गेस्टाल्टवाद यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्र सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान को एक इकाई मानता है। अतः बालकों के सामने ज्ञान को समग्र एकीकृत और इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, एक साथ प्रस्तुत किया जाना इकाइयों के रूप में। रिस्क के शब्दों में इकाई शब्द किसी समस्या अथवा प्रकरण से संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की समग्र तथा एकता को प्रकट करता है। रिस्क क्या कहते हैं, इकाई शब्द है ना, समस्या अथवा प्रकरण संबंधी सीखने वाली क्रियाओं की समग्रता और एकता को प्रकट करते हैं। मॉरिसन क्या कहते हैं, मॉरिसन कहते हैं इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का महत्वपूर्ण अंग है। कला और आचरण का महत्वपूर्ण अंग है जिसे सीखने के लिए फलस्वरूप व्यक्ति को सामंजस्य आ जाता है। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण के उपागम है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम। उक्त दोनों, उक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों ही उपागम है, रचना शिक्षण उपागम, पाठ संसर्ग उपागम। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण के उपागम का अर्थ है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक तकनीक, ऐसी तकनीक जिससे शिक्षण के उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। परस्पर संबंधित तत्वों का ऐसा योग जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो उपागम कहलाता है। भाषा शिक्षण के उपागम का अर्थ है पाठ संसर्ग आयाम या दैनिक पाठ योजना आयाम अर्थात रचना शिक्षण आयाम से है। हर्बर्ट उपागम के पद है 3, 5, 8, 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अगर प्रारंभिक का पूछता तो 4 हो जाता। ठीक है, इसीलिए तो हर्बर्ट की अब नई योजना को पंचपदीय योजना भी कहते हैं। हर्बर्ट के प्रारंभिक आयाम, प्रारंभिक चरण ऐसे लिख के पूछे प्रारंभिक चरण तो 4 हो जाएंगे, स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था, प्रयोग। इनके एक शिष्य थे जिल्लर, और जिल्लर ने स्पष्टता नामक, इनका शिष्य हर्बर्ट के शिष्य टी जिल्लर था। जिल्लर ने स्पष्टता को 2 भागों में विभाग किया, अलग अलग बांटा, एक तो प्रस्तावना, एक प्रस्तुतिकरण। तो वर्तमान में हर्बर्ट की पंचपदीय योजना के 5 आयाम हैं, एक तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंधता, व्यवस्था या प्रयोग। और इसमें एक ध्यान रखना है, ऑप्शन में मूल्यांकन देता, मूल्यांकन नहीं है। आगे देखते हैं, शिक्षण के इकाई का संप्रत्यय की देन किसकी है, ब्लूम की, जॉन डेवी की, मॉरिसन की, हर्बर्ट की। तो मॉरिसन की है इकाई योजना, इकाई संप्रत्यय की देन मॉरिसन ने दी थी। मॉरिसन के आयाम है वर्ण, वाचन, गायन और योजना, पूर्व ज्ञान की खोज, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, व्यवस्था, अंत में वाचन या गायन हो जाता है। ये 5 आयाम दिए मॉरिसन ने। बीएस ब्लूम के शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम है, कौन सा नया आयाम है, हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, आरसीएम उपागम या मॉरिसन उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन उपागम। इन्होंने मूल्यांकन उपागम में 3 एक त्रिभुज बनाया, इसमें उद्देश्य निर्धारण करना और अधिगम अनुभव से व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये बीएस ब्लूम का मूल्यांकन का उपागम है। इसके ये सोपान रहने वाले हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य छात्र को घर पर व्यस्त रखना बिल्कुल नहीं है। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, सुलेख की योग्यता को विकसित करना, पाठ संबंधी रुचि उत्पन्न करना। तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के अवसर उपलब्ध करवाना है। गृह कार्य के उद्देश्य है ज्ञान को स्थायित्व हेतु, विषय वस्तु को दोहराने हेतु, लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने हेतु। प्रमुख दैनिक पाठ योजना आयाम या उपागम, एक तो हर्बर्टीय आयाम या उपागम। मूल रूप में हर्बर्ट की 4 चरण बताए, स्पष्टता, संबद्धता या संबंधा, व्यवस्था, प्रयोग। तो हर्बर्ट के शिष्य टी जिल्लर ने स्पष्टता को 2 भागों में बांटा, प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण ने। वर्तमान में हर्बर्ट की पाठ्य योजना 5 पद है, इसे हर्बर्ट की पंचपदीय योजना भी कहते हैं। इसमें पहला हो गया प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध यानी तुलना व सहयोग भी लिखा जा सकता है, व्यवस्था का सामान्यीकरण या नियमीकरण, प्रयोग या अभ्यास। ये इसी के अनुसार है, पहले प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, तुलना या सहयोग, व्यवस्था, सामान्यीकरण, प्रयोग या अभ्यास।
नॉट रियान ने प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण के बीच एक नवीन पद का निर्माण किया जिसे उद्देश्य कथन भी कहते हैं। हर्बर्ट पार्ट योजना में ज्ञानात्मक पक्ष स्मृति पर जोर दिया गया है। स्मृति पर जोर दिया गया, ये क्वेश्चन आ भी रखा है। इससे व्यवस्थित व क्रमबद्ध शिक्षण करवाया जा सकता है। आगे देखते हैं मूल्यांकन उपागम, ये भी एस ब्लूम ने दिया। इसको ब्लूम आयाम भी कहते हैं। इसके 3 पद होते हैं, इसके लिए ब्लूम का त्रिपदी भी कहते हैं। इसके शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना, सर्वाधिक जोर दिया गया शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम का अनुभव, व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करना। मॉरिसन का उपागम, मॉरिसन ने इकाई पाठ योजना आयाम या उपागम दिया। अधिगम की संपूर्णता हेतु अति उपयोगी है। इसके चरण भी 5 है मॉरिसन के भी। एक योजना, जांच, पूर्व ज्ञान की परीक्षण है, इसे अन्वेक्षण भी कह देते हैं। प्रस्तुतिकरण, परिपाक यानी आत्मीकरण, व्यवस्था, वर्ण, वाचन, गायन, इसे क्रम से भी लगवाया जा सकता है। मॉरिसन ने सर्वाधिक बल परिपाक यानी जिस विषय में परिपाक, संपूर्णता, आत्मीकरण पर बल दिया। एनसीईआरटी का आयाम आया, इसमें 3 आयाम है। एक तो अदा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट यानी प्रदा। इनपुट में तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, प्रक्रिया में छात्र अध्यापक क्रिया। आउटपुट में वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन, वास्तविक रूप से प्राप्त शिक्षण के उद्देश्य कितने प्राप्त हुए। इसमें प्रदा, आउटपुट पर सर्वाधिक बल दिया गया। जॉन डीवी वैकल्पिक आयाम, यह आयाम करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अनुभव व प्रयोजन, प्रोजेक्ट पर बल दिया गया है। गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत इसी पर आधारित है, जॉन डीवी वैकल्पिक के आयाम पर, करके सीखने पर। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। पहला ऑप्शन, बालकों की कविता पाठ करवाना, बालकों में श्रुतलेख लिखवाना, बालक की मूल भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, भाषा को विकास में प्रौढ़ता लाना। तो भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, इसी संरचनात्मक उपागम का अर्थ है। ये प्रोफेसर F.G. फ्रेंच के अनुसार संरचनात्मक उपागम सिद्धांत निम्न प्रकार है। विद्यार्थी को भाषा पद्धति की आदत डालनी होगी। विद्यार्थियों को गतिविधि अध्यापक की गतिविधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्य भाषा का आधार मौखिक कार्य को मजबूत करना। भाषा की संरचना हावी होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है। भाषा अभ्यास किया जाता है और दिमाग में फिक्स हो जाती है। नाटकीय रूपांतरण के द्वारा अर्थपूर्ण स्थितियों भाषा कौशल को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। आगे देखते हैं, अध्यापक एक समय में एक भाषा का एक शब्द वर्ग लेकर सिखाता है। ये भाषा शिक्षण का उपागम है जो वाक्यों के ढांचे परिवर्तन की महारत पर जोर देता है, जो वाक्य निर्माण में मदद करता है। इस उपागम में पढ़ाई जाने वाली सामग्री का चयन और ग्रेडिंग शामिल है। संरचनात्मक उपागम शिक्षण के F.G. फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए। एक तो छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर भी बल दिया है F.G. फ्रेंच ने। ये क्वेश्चन आया 2021 में। संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में F.G. फ्रेंच के 3 सिद्धांत है, क्रम से दिए। वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता। या दूसरा लिपि पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषा आदतों का विकास। या तीसरा अक्षरों की बनावट पर, भाषाई आदतों पर विकास पर, वाचन पर। चौथा क्रियाशीलता, वर्ण विचार पर, भाषा संबंधी ज्ञान पर। तो ये ऊपर ही पड़ा, वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता पर बल देना। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से किस योजना के पश्चात प्रत्येक इकाई को शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण योजना, उप विभाग योजना, वार्षिक योजना, अर्धवार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना में प्रत्येक इकाई का शिक्षण योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। भाषा स्तर सुधारने के लिए ये सर्वाधिक आवश्यक सोपान है। नियमित अध्यापन, विस्तृत समय चक्र का निर्माण, विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, विद्यार्थी के सामयिक परीक्षण। तो सर्वाधिक भाषा स्तर सुधारने के लिए विद्यार्थी व अध्यापक द्वारा पुस्तकालय का उपयोग करना राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। परिविकसित अध्ययन उपागम का अध्ययन कार्य का आवंटन, अध्ययन हेतु निर्देश, विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलात्मक परियोजना नहीं है, बाकी तो है। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया। कुक ने, थॉर्नडाइक ने, जिल्लर ने, पॉलो ने। तो उनके शिष्य जिल्लर ने बढ़ाया। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, संस्था प्रदान के व्यवहार में परिवर्तन करना। तो संस्था परिवर्तन के व्यवहार में परिवर्तन करके कोई मतलब नहीं है। तो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षक
आरतियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो ये होगा शिक्षण प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ब्लूम के उपागम के अनुसार शिक्षण की त्रिपदीय प्रक्रिया में शामिल पद है सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन, व्यवहारिक प्रयोग। तो व्यवहार परिवर्तन शामिल है, ये तीनों ही शामिल नहीं है। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है ध्वनि उपागम, निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम। दो बार नाम आ गया तो एक ही माना जाएगा, वाक्य गठन उपागम। ये कोई मिसप्रिंट हो गया होगा। आगे देखते हैं, शिक्षण उपागम में किट एवं प्रोफेसर एलन का महत्वपूर्ण योगदान है। सूक्ष्म शिक्षण, व्याख्यान शिक्षण, पाठ योजना, बेसिक शिक्षा। तो इनका सूक्ष्म शिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है एलन का। प्रोफेसर किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? पार्कर, जॉन डीवी, मैरियन पार्कहर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया जॉन डीवी के शिष्य थे। ये थे क्वेश्चन भाषा शिक्षण उपागम के, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इन्हें 1 से 2 बार देख के और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर